हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का बीपीएससी विद्यापीठ में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री की चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग आते ही रहते हैं। और यह टॉपिक है आज का हमारा राजकोषीय नीति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश की सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विडिटी, अर्थव्यवस्था की तरलता को विनियमित करने के लिए, अर्थव्यवस्था की तरलता को विनियमित, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलेट, अर्थव्यवस्था की तरलता को विनियमित करने के लिए दो नीति अपनाई जाती है। हम सभी पढ़ते हैं इसके बारे में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं कि तरलता को विनियमित करने के लिए किसी देश द्वारा कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाती हैं। तो ध्यान रखें कि तरलता को विनियमित करने के लिए किसी देश द्वारा दो नीति को अपनाया जाता है, जिसमें एक है मौद्रिक नीति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा कर ली है। संक्षेप में हम लोग देखें कि तरलता को विनियमित, लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान दें कि तरलता का सामान्य अर्थ है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, और विनियमन का अर्थ है घटाना या बढ़ाना। दोनों बात याद रखें, ये तकनीकी शब्द है विनियमन। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को सामान्य अर्थ में तरलता कहते हैं, और मुद्रा की मात्रा को घटाना या बढ़ाना ज़रूरत के हिसाब से विनियमन या रेगुलेशन या विनियमित करना या रेगुलेट करना कहलाता है। तो हर देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के लिए हर समय एक निश्चित मात्रा में मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है, और उस मात्रा से अगर अधिक मुद्रा हो जाती है इसको तरलता का बढ़ना कहा जाता है, और आवश्यकता से अगर कम मुद्रा अर्थव्यवस्था में हो जाए तो इसे तरलता का घटना कहा जाता है। और तरलता का ना तो बढ़ना अच्छा और ना ही घटना अच्छा। तरलता अगर बढ़ जाएगी अर्थव्यवस्था की तो महंगाई का बढ़ना, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में या तकनीकी भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था की तरलता बढ़ गई यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ गई तो महंगाई का बढ़ना यानी मुद्रास्फीति का बढ़ना तय है। और यदि तरलता घट गई यानी मुद्रा की मात्रा घट गई तो अर्थव्यवस्था में मंदी, रिसेशन या जिसको डिप्रेशन भी कहते हैं, मंदी का आ जाना तय है। तो तरलता का ना तो बढ़ना अच्छा और ना ही घटना अच्छा। तरलता मुद्रा की मात्रा को कहा जाता है, और तरलता को घटाने बढ़ाने को विनियमन कहा जाता है, रेगुलेशन कहा जाता है। और हर देश में सरकार द्वारा तरलता को घटाने या बढ़ाने यानी तरलता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए दो नीतियों का सहारा लिया जाता है, जिनमें एक को कहते हैं मौद्रिक नीति और एक को कहते हैं राजकोषीय नीति। तो ये दो नीतियाँ हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इन दोनों नीतियों के माध्यम से तरलता को विनियमित किया जाता है और अर्थव्यवस्था को संतुलित बना के रखा जाता है। और मौद्रिक नीति क्या है
ये हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। और मौद्रिक नीति हर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जैसे भारत में केंद्रीय बैंक RBI है, तो भारत में मौद्रिक नीति RBI द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व है, तो अमेरिका में मौद्रिक नीति फेडरल रिजर्व द्वारा जारी किया जाता है। तो हर देश में जो केंद्रीय बैंक होता है, जो सरकार का बैंक होता है, उसके द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। और मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है तरलता को विनियमित करना, यानी घटाना या बढ़ाना। और मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और मौद्रिक नीति के तहत 2 उपाय अपनाए जाते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मात्रात्मक उपाय है मौद्रिक नीति के तहत, जिसका सहारा लेकर के मुद्रा की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि मात्रात्मक उपाय में 6 प्रमुख उपाय हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, BR बैंक रेट, RR रेपो रेट, RRR रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट पॉलिसी, खुले बाजार की नीतियाँ। और इस पर काफ़ी प्रमुखता से सवाल पूछे जाते हैं। तो मौद्रिक नीति के संबंध में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है डिटेल्स में। संक्षेप में अभी भी मैंने आपको समझाया कि किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की तरलता अर्थात मुद्रा की मात्रा को विनियमित करना अर्थात घटाना या बढ़ाना होता है। मौद्रिक नीति के तहत 2 उपाय किए जाते हैं, गुणात्मक उपाय और मात्रात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय कभी कभी अपनाए जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, जिनमें रिजर्व वगैरह में चेंजिंग किया जाता है, मुद्रा के साख में चेंजिंग किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है मात्रात्मक उपाय। और मात्रात्मक उपाय को अपना करके केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की मात्रा को घटाया बढ़ाया जाता है। और मात्रात्मक उपाय के 6 अंग हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो, जिसके हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको कहते हैं वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात, BR बैंक रेट या हिंदी में बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट पॉलिसी OMP। तो इनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और आज मौद्रिक नीति को आज अर्थव्यवस्था की तरलता को विनियमित करने वाली दूसरी नीति की चर्चा करते हैं, जिसको कहते हैं राजकोषीय नीति। तो आज हम लोग राजकोषीय नीति की चर्चा करते हैं। और सबसे पहली बात ध्यान में रखें कि राजकोषीय नीति सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की जाती है। ये पहला पॉइंट। मौद्रिक नीति RBI द्वारा जारी किया जाता है, जो सरकार का बैंक होता है लेकिन स्वायत्त संगठन होता है। और सबसे पहला सवाल कि राजकोषीय नीति सरकार द्वारा जारी की जाती है। और दूसरी बात कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है तरलता को विनियमित करना, तरलता को विनियमित करना। अब है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मौद्रिक नीति का भी उद्देश्य तरलता को विनियमित करना होता है। और मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और मौद्रिक नीति के तहत मुख्य रूप से मात्रात्मक उपाय अपनाए जाते हैं, जिनके 6 अंग हैं। CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट पॉलिसी या ऑपरेशंस। तो भाई राजकोषीय नीति जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य भी अर्थव्यवस्था की तरलता को विनियमित करना होता है,
तो आखिर राजकोषीय नीति के तहत सरकार मुद्रा की मात्रा को विनियमित करने के लिए यानी तरलता को विनियमित करने के लिए कौन कौन कदम उठाती है या कौन कौन उपाय अपनाती है। जैसे मौद्रिक नीति के तहत मात्रात्मक उपाय में 6 उपाय है, याद हो गया होगा, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड OMP। और राजकोषीय नीति के तहत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए 3 उपाय या 3 कदम उठाए जाते हैं, जिनमें एक है कराधान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टैक्सेशन। एक है लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिंग। और एक है सार्वजनिक ऋण, जिसको कहते हैं पब्लिक बोरोइंग। तो पहली बात याद रखें, ऑब्जेक्टिव, ये सभी सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी टिप्पणी में आप लिख सकते हैं। BPSC मेंस में टिप्पणी में आते ही रहते हैं लिखने के लिए, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, तो इतना आपको पढ़ा दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव में तो सवाल बन ही जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी बनेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इसका कॉन्सेप्ट आपके पास बेहतर हो। ये सब थोड़ा सा टॉपिक टेक्निकल होता है, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का टॉपिक सब बहुत टेक्निकल नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा के चलते और इसकी समझ के चलते ये थोड़ा सा तकनीकी प्रकृति का विषय है। तो समझ अच्छी रहेगी तो ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और सब्जेक्टिव टिप्पणी में भी लिख के आप आएंगे। तो ध्यान रखें कि राजकोषीय नीति को सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य तरलता को विनियमित करना होता है और तरलता को विनियमित करने के लिए राजकोषीय नीति के तहत 3 कदम उठाए जाते हैं: कराधान, टैक्सेशन, लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय, और सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक बोरोइंग। और देखिए कि यदि कराधान को, टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था की तरलता घट जाती है। कॉमन सेंस की बात है। तरलता का मतलब बाजार में मुद्रा, लोगों के पास मुद्रा। बाजार में मुद्रा का मतलब लोग और संस्था के पास मुद्रा, जो कमर्शियल बैंक में भी रखे जाते हैं, व्यक्ति अपने पास भी रखते हैं। तो अगर सरकार टैक्स के रेट को बढ़ा दे तो लोगों के आय का एक बड़ा भाग सरकार के पास चला जाएगा, तो लोगों के पास मुद्रा की मात्रा घट जाएगी। कॉमन बात है। और जैसे ही लोगों के पास मुद्रा की मात्रा घट जाएगी तो बाजार की तरलता घटेगी, और बाजार की तरलता जब घटती है तो डिमांड भी घटता है, क्योंकि हम लोग अपना डिमांड अपने इनकम और अपने पास मुद्रा के हिसाब से करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे इनकम में से अगर सरकार 10,000 रुपया, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारा इनकम 1 लाख है, तो अगर सरकार 10,000 रुपया टैक्स देती है तो हम 90,000 से ही मार्केट में डिमांड करेंगे। और कल को गवर्नमेंट अगर टैक्स का रेट बढ़ा के 20,000 कर दे तो हमारे पास 80,000 ही रहेगा, तो हम 80,000 से ही डिमांड करेंगे। तो जहाँ गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ाती है तो पब्लिक यानी मार्केट का मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और पब्लिक के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो वो डिमांड कम करेगी। डिमांड कम करेगी तो महंगाई का घटना है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में आप एक बार उसको फिर से गौर से देख लें, जिनमें मैंने सारा रिलेशन बता दिया है कि तरलता और महंगाई के बीच क्या संबंध होता है।
हमेशा याद रखें कि तरलता और महंगाई के बीच सीधा संबंध होता है। अगर अर्थव्यवस्था की तरलता घटी, मुद्रा की मात्रा घटी, तो लोग डिमांड कम करेंगे तो महंगाई घटेगा। तो अगर तरलता घटती है तो महंगाई यानी मुद्रास्फीति भी घटती है, और तरलता अगर बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा आती है, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड के अकॉर्डिंग तुरंत तो सप्लाई होता है नहीं, तो महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। हैंस तरलता और मुद्रास्फीति यानी महंगाई के बीच सीधा संबंध होता है। तरलता बढ़ेगी तो महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तरलता घटेगी तो मुद्रास्फीति घटेगी। और यदि सरकार अपनी कराधान की नीति के तहत, टैक्सेशन पॉलिसी के तहत टैक्स के रेट को बढ़ा देती है, तो पब्लिक का मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट के पास एज ए टैक्स चला जाता है, तो पब्लिक के पास यानी मार्केट में पैसा कम हो जाता है, मार्केट की लिक्विडिटी, इकोनॉमी की लिक्विडिटी घट जाती है, लोग डिमांड कम कर देते हैं, तो महंगाई यानी मुद्रास्फीति कम हो जाती है। और जस्ट ऑपोजिट, यदि गवर्नमेंट टैक्सेशन के रेट को घटा दे, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, दोनों काम गवर्नमेंट करती है। अब सारा एग्जाम्पल इंडिया से ही ना लें, ये केवल इंडिया की पॉलिसी नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड वाइड में देखें तो गवर्नमेंट नीड के अकॉर्डिंग यदि तरलता घट गई है तो टैक्सेशन के रेट को घटा देगी, तो लोगों का बचत बढ़ेगा, तरलता बढ़ेगी। और यदि तरलता काफ़ी बढ़ गई है तो टैक्स के रेट को बढ़ा देगी, और तरलता को घटा के महंगाई यानी मुद्रास्फीति को कम कर देगी। तो ध्यान रखें कि सरकार की राजकोषीय नीति का एक मुख्य उपाय है टैक्सेशन, और टैक्सेशन के रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो तरलता, लिक्विडिटी घट जाएगी, और जहाँ लिक्विडिटी घट जाएगी तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई घट जाएगी। यदि टैक्स के रेट को बढ़ा दिया जाए तो लिक्विडिटी घट जाएगी, लिक्विडिटी घट जाएगी तो महंगाई भी घट जाएगी। आगे जस्ट अपोजिट, यदि गवर्नमेंट टैक्स के रेट को घटा दे तो नेचुरली लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से अगर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में तो सब सवाल बन ही जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय, अर्थात सरकार जनता के कल्याण पर और देश के विकास पर जो खर्च करती है उसको कहते हैं सार्वजनिक व्यय। जैसे लोगों के लिए सड़क बनवाती है, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाती है, स्कूल बनवाती है, बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं पर, गरीबों के लिए आवास बनवाती है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार खर्च करती है। तो कहा जाता है या नीति है कि यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो बाजार, सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दिया जाए तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है, और बाजार की जहाँ तरलता बढ़ेगी तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। यानी यहाँ देखिए कि टैक्सेशन को बढ़ा दिया गया तो लिक्विडिटी घट गई और महंगाई घट गई, टैक्सेशन को घटा दिया गया तो लिक्विडिटी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। और यदि सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दिया जाए तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे भाई? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सरकार के सार्वजनिक व्यय का एक बहुत बड़ा मद है भारत में सब्सिडी, इमदाद यानी छूट, जो आर्थिक छूट सरकार देती है, सब्सिडी। और सब्सिडी में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें कि जैसे गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर अगर कंपनी वाला 1000 रुपये में कंपनी बेचती है तो गवर्नमेंट उस पर 400 रुपये सब्सिडी दे करके, हालांकि अब घट गया है, लेकिन पहले 400 रुपये सब्सिडी दे करके पब्लिक को 600 में पहुंचवाती है। तो अगर मार्केट रेट पर पब्लिक को मिले तो 1000 रुपया लग जाएगा, और सब्सिडाइज रेट पर मिला तो 1000 में से 400 बच गया। अब सरकार कल को सब्सिडी बढ़ा दे, यानी लोक व्यय बढ़ा दे, सार्वजनिक व्यय बढ़ा दे, और कल को सरकार कहे कि नहीं 600 रुपया सब्सिडी, तो 1000 में से 600 आपके पास बचेगा। तो जब लोगों के पास बचत ज़्यादा होगी, सरकार अगर सार्वजनिक व्यय ज़्यादा करेगी, लोगों के हित पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, तो लोगों का अपना बचत बचेगा ज़्यादा, लोगों के पास जमा ज़्यादा रहेगा, और जहाँ लोगों के पास जमा ज़्यादा रहा
तो अर्थव्यवस्था की तरलता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और लोग डिमांड, पैसा जब ज़्यादा आपके पास बढ़ेगा तो आप डिमांड बढ़ावे करेंगे, और डिमांड जब बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो याद रखें कि यदि सार्वजनिक व्यय को, यानी जनता के हित और देश के विकास पर या कल्याण पर जब सरकार खर्च करती है तो इसको कहते हैं सार्वजनिक व्यय। और सरकार अगर सार्वजनिक व्यय ज़्यादा करती है, माने आपके लिए सरकार जब अपने कोष से ज़्यादा खर्च करती है तो आपके कोष का बचत बढ़ जाता है। तो आपके पास जब पैसा ज़्यादा है तो तरलता ज़्यादा है अर्थव्यवस्था की, और आप डिमांड ज़्यादा करेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि गैस अगर मार्केट रेट पर 1000 में मिलता है और सरकार 400 सब्सिडी देती है तो आपको 600 में लगता है, 400 बच जाता है। कल को सरकार कहे कि नहीं 600 सब्सिडी देंगे, तो अब आपके पास 1000 में से 600 बच जाएगा, तो पहले की तुलना में ज़्यादा पैसा आपका बचा, बचत ज़्यादा हुई, और बचत ज़्यादा है, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था की तरलता ज़्यादा है, आप डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो अगर सरकार सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दे तो बाजार की तरलता बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास बचत ज़्यादा होगा और महंगाई बढ़ेगी। अब देखते हैं तीसरा, जो राजकोषीय नीति के तहत सरकार तरलता को विनियमित करने के लिए 3 उपाय अपनाती है, जिनमें कराधान, लोक व्यय को आपने समझा। अब सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण का मतलब लोक ऋण, जो सरकार आम लोगों से ऋण लेती है। अब आप सोचेंगे कि सरकार आम लोगों से कैसे ऋण लेती है, या सरकार पर लोक ऋण क्या होता है। तो यदि लोक ऋण को बढ़ा दिया जाए, लोक ऋण को बढ़ा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था की तरलता घटेगी, और तरलता घटेगी तो महंगाई घटेगी। क्योंकि ये हर समय याद रखें कि तरलता और महंगाई यानी इन्फ्लेशन के बीच ऑलवेज सीधा संबंध होता है। अब आपको याद रखना है, ये सिंपल चीज़ है, कॉन्सेप्ट में बना लीजिए कि तरलता और महंगाई के बीच सीधा संबंध है। तरलता बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तरलता घटेगी, महंगाई घटेगी। आपको ध्यान इस बात पर देना है कि टैक्सेशन के रेट के बढ़ने का तरलता पर क्या असर होगा, टैक्सेशन के रेट के घटने का तरलता पर क्या असर होगा, सार्वजनिक व्यय के बढ़ने का तरलता पर क्या असर होगा, और इसी तरह से सार्वजनिक ऋण के बढ़ने पर तरलता का क्या असर होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि सार्वजनिक ऋण या लोक ऋण को बढ़ा दिया जाए तो बाजार की तरलता घटेगी, और तरलता घटेगी तो महंगाई घटेगी, क्योंकि तरलता और महंगाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब है लोक ऋण क्या है, तो सरकार हम लोगों का वह पैसा सरकार के पास जो ऋण भार है सरकार पर, जैसे हमारे पास 1 लाख रुपया है, हमने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया नेशनलाइज बैंक में 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। तो 1 लाख मूलधन और 1 लाख ब्याज, हमारे पास 1 लाख रुपया हमने पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया, फिक्स डिपॉजिट करा दिया। तो 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद जो उसका नियम होता है, 10 साल के बाद आपको मिलेगा ये 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपया आपने ये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा 5 लाख का, और 10 साल के बाद 10 लाख मिलेगा। तो सोचने की बात है कि आपने जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया 10 साल के लिए, या राष्ट्रीय विकास पत्र खरीदा, बचत पत्र खरीदा, सेविंग पेपर खरीदा आपने गवर्नमेंट का, तो 10 साल के लिए, तो ये पैसा गया किसके पास, और कौन ब्याज सहित दिया, ये सब सरकार के पास जाता है। और सरकार का यह अपना पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, लोन के रूप में, क्योंकि ब्याज सहित वापस करना होता है सरकार को। तो सरकार के पास वह धन पब्लिक का जिसको ब्याज सहित वापस करना हो उसे लोक ऋण कहते हैं। जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों, नेशनलाइज बैंक में फिक्स डिपॉजिट जितना होता है, पोस्ट ऑफिस का जितना फिक्स डिपॉजिट होता है, LIC की जो जमाएँ होती है गवर्नमेंट में, सोचिए कि LIC में हम लोग जो जमा करते हैं हर महीना या 3 महीना पर या साल भर पर, तो जितना रकम जमा करते हैं उतना ही नहीं मिलता, उसमें ब्याज जोड़ के मिलता है। तो किसके पास गया ये गवर्नमेंट के पास गया, और गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं है, गवर्नमेंट पर ये ऋण भार है, किसका, आम लोगों का। तो LIC की जमाएँ भी ऋण भार है, लोक ऋण है। जो लोग
संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, हर महीने उनके सैलरी से पीएफ करता है, प्रोविडेंट फंड करता है। तो जितना प्रोविडेंट फंड करता है सरकार के पास जमा होता है, उस सब पर सरकार ब्याज जोड़ के देती है। तो यह भी लोक ऋण है। तो लोक ऋण में आ गया राष्ट्रीयकृत बैंकों की अस्थायी जमाएँ, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की अस्थायी जमाएँ, फिक्स डिपॉजिट, LIC की जमाएँ, भविष्य निधि, ये प्रोविडेंट फंड की जमाएँ, ये सब सरकार के पास होता है। और यह सरकार का अपना पैसा नहीं होता है, आम लोगों का पैसा होता है, जिसको ब्याज सहित वापस करना है, इसलिए लोक ऋण कहा जाता है। और अगर सरकार लोक ऋण को ज़्यादा बढ़ा दे, आकर्षक, जैसे अभी मान लीजिए नियम है कि पोस्ट ऑफिस में जमा कीजिए तो 10 साल में दुगुना मिलेगा, कल को सरकार कह दे 2 साल में दुगुना मिलेगा, मैंने ज़्यादा ब्याज दे, तो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा बचत पोस्ट ऑफिस और बैंक में रखेगा लालच में ब्याज कमाने के लिए। तो जब सरकार लोक ऋण पर ब्याज की दर को बढ़ा देती है तो लोग अपना बचत का मैक्सिमम भाग सरकार के पास बैंक के थ्रू, LIC के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जमा कर देता है, पब्लिक जमा कर देती है। तो पब्लिक के पास तो पैसा घट गया। अब पब्लिक के पास जब पैसा घट गया तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की तरलता भी घट गई, और जहाँ तरलता घट गई तो महंगाई घट गई। तो यदि सरकार लोक ऋण को बढ़ा दे, आकर्षक ब्याज दर देकर, तो पब्लिक का मैक्सिमम जमा सरकार के पास चला जाता है। और पब्लिक के पास पैसा नहीं तो अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं, और तरलता घट गई तो महंगाई घट गई। और यदि लोक ऋण को घटा दे तो लोगों के पास ज़्यादा बचत होगा, ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा अर्थव्यवस्था की तरलता बढ़ेगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई और तरलता के बीच सीधा संबंध है। ध्यान केवल ये रखना है कि टैक्स बढ़ने का तरलता पर क्या असर होता है, सार्वजनिक व्यय के बढ़ने पर का तरलता पर क्या असर होता है, और सार्वजनिक ऋण के बढ़ने का तरलता पर क्या असर होता है। और सीधा है कि टैक्स का बढ़ना और लिक्विडिटी में अपोजिट रिलेशन है। सार्वजनिक व्यय का बढ़ना और लिक्विडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा संबंध है। और सार्वजनिक ऋण का बढ़ना और लिक्विडिटी के बीच उल्टा संबंध है। तो टैक्सेशन और पब्लिक बोरोइंग का लिक्विडिटी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, दोनों के बीच उल्टा संबंध है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर का लिक्विडिटी के साथ सीधा संबंध है। तो अगर आप तकनीकी पूर्ण ढंग से किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, देखिए जीएसई होता है, भारी तब होता है जब बच्चा अविवेकी ढंग से या अवैज्ञानिक ढंग से पढ़ ले, सही ढंग से नहीं पढ़े और NCERT को सही ढंग से फॉलो नहीं करे, तो बच्चा पढ़ता भी है, उसको समझ में भी नहीं आता है, और उसको टेंशन भी काफ़ी रहता है, ना ऑब्जेक्टिव बनता है ना सब्जेक्टिव लिख लेता है। जबकि कितना आसान है, आप सहजता से समझते होंगे। आप समझ गए होंगे कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता को विनियमित करने के लिए 2 नीतियाँ अपनाई जाती हैं, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, जारी किया जाता है, एंड फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति के तहत मेनली मात्रात्मक उपाय होते हैं, जिनमें 6 कदम उठाए जाते हैं, या 6 उपाय हैं: CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड OMP। और राजकोषीय नीति सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, और इसका भी उद्देश्य वही होता है जो मौद्रिक नीति का है। दोनों का उद्देश्य सेम है, अर्थव्यवस्था की तरलता को विनियमित करना, यानी मुद्रा की मात्रा को घटाना या बढ़ाना। और राजकोषीय नीति के तहत सरकार द्वारा 3 कदम उठाए जाते हैं: कराधान। और कराधान की नीति के तहत जब टैक्स के रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो लिक्विडिटी घटेगी, महंगाई घटेगी। टैक्स के रेट को घटा दिया जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। सार्वजनिक व्यय, यदि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाए तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटा दिया जाए तो लिक्विडिटी घटेगी, महंगाई बढ़ेगी। और यदि पब्लिक बोरोइंग, सार्वजनिक ऋण को बढ़ा दिया जाए तो लिक्विडिटी घटेगी और महंगाई घटेगी। तो मेरा विश्वास है कि जटिल टॉपिक आपके समझ में बड़ी सरलता से आ गई होगी।
आप एक से दो बार इसको गौर से सुने तो निश्चित रूप से सभी बातें आपके समझ में आएंगी और आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल बनाने में सक्षम होंगे और फिर इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आगे उपस्थित होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और फिर आगे किसी उपयोगी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।